स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन हमने करा था तो सॉल्व नहीं हुआ था। मैंने सभी को बोला था अगर करना, इसमें प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे थे, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाने के बाद। करा सभी ने ट्राई? किया था सर। किया था, हो गया या नहीं हुआ? नो। हाँ, मैं भी कर रहा था तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो बता देता हूँ। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा था, अभी गड़बड़ कर रहे थे, अब समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन था किसी और ने कर ट्राई किया अभी? चलो Yes. डिस्कस ही कर लेते हैं। हो गया था, समझ में आ गया था क्या गड़बड़ हो रही थी? No. नहीं आया? देखो देख लो, क्योंकि न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना तो आ गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको आना चाहिए कि किस तरह से प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो हम एक चीज इग्नोर कर रहे थे, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। देखो क्वेश्चन था एफ एक्स बोला हुआ था एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इज कंटिन्यूस फंक्शन, और हमें एक इक्वेशन दी हुई थी कुछ इस तरह से, 0 से x एफ टी डी टी प्लस, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है न्यूटन लेबनिज थ्योरम भी, बहुत बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो एक्सपेक्टेड है कि कोई क्वेश्चन आ जाएगा इसके बेस्ड। बेटा आना चाहिए सभी को। किसी को कोई नहीं समझ में आता, कुछ कंसर्न है, कुछ नहीं आ रहा, दोबारा पूछ लो ना। और हमें ये भी दिया हुआ था कि एफ जीरो भी 0 है, और निकालना था भाई, हमें फाइंड करना था एफ एट ई की पावर 8, ये निकालना था, ये दिया था। तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि भाई न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगानी, तो हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो डी बाई डी एक्स कर दिया, तो क्या आएगा पहले वाले का, तो क्या बन जाएगा बताओ, या पहले वाले का, हाँ चलो बना दो डायरेक्टली, क्या बन जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स, और एक्स का होता है 1, खत्म इसका तो प्लस। अब इस वाले में हमने क्या करा था भाई, ये जो लिखा हुआ है इसको एक काम करो, इसमें क्योंकि जो पहले वाला एक्स लिखा हुआ है वो एक तरह से कांस्टेंट का काम करेगा, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, एक्स बाहर निकाल कर, अच्छा डेरिवेटिव हमने कर चुके हैं तो ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स, कन्फ्यूजन ना हो, डी बाई डी एक्स, एक्स बाहर निकाल कर इंटीग्रेशन 0 से एक्स एफ टी डी टी, ऐसे लिख लो, और माइनस का जो टी एफ टी डी टी आएगा उसको अलग लिख दो। ठीक है भाई, ठीक है, यस। ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि लास्ट क्लास में जो कंफ्यूजन हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी, हम ढंग से लिख नहीं रहे थे। तो ये लिख दिया मैंने। अच्छा, और राइट साइड में तो बता दो क्या आएगा डेरिवेटिव, ई की बार माइनस एक्स का, ई की बार माइनस एक्स इंटू माइनस 1, और एक्स का हो जाएगा 1, 1 का 0। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट वाले पार्ट का इसका करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। देखो डेरिवेटिव जैसे हम नॉर्मली करते हैं डेरिवेटिव वही होगा, बस कुछ चीज़ों का याद रखना है। क्या, जैसे पहले वाला है, पहले वाले में जो x है इनटू में लिखा हुआ है 0 से x एफ टी डी टी। अब यहाँ पर किसी को समझ में आ रहा है कि भाई जो x है हमने बाहर तो इसलिए निकाल दिया क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इंटीग्रेशन के लिए t है, लेकिन जो बाहर x लिखा हुआ है वो एज ए कांस्टेंट हमने बाहर तो निकाल दिया, लेकिन अब जब डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स। हाँ, तो ये गड़बड़ कर रहे थे हम, ये लिखा नहीं था तो हमने क्या कर रहे थे, गड़बड़ करके हम क्या कर रहे थे, x को x ही रख रहे थे और एफ टी की जगह क्या रखते थे, एफ एक्स डी एक्स लिख रहे थे, याद है? तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा भाई, x तो बाहर आएगा, ठीक है। अब x बाहर आएगा तो डेरिवेटिव किसका होगा, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ ऐसे ताकि गड़बड़ ना हो, एफ टी डी टी, और फिर प्लस आएगा, प्लस आएगा क्या, 0 से x एफ टी डी टी एज इट इज, और x का डेरिवेटिव है ना, ये ठीक है। ये देखो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। माइनस माइनस इसका तो लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल, और माइनस में ये वाला भी तो है, इसका इसका क्या हो जाएगा, x एफ एक्स और x का 1, ये तो ठीक है, बोलो भाई ये ठीक है। Yes. इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ये तो एक तरह से पूरा एक टी वाला ही फंक्शन है पूरा का पूरा, उसमें इसलिए लगाया क्योंकि x अलग है और उसमें जो इंटीग्रेटिंग जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो अलग है टी की टर्म्स में, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इक्वल टू में एज इट इज माइनस ई के और माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये ओपन करोगे तो बताओ क्या आएगा, बताते जाओ, एफ एक्स प्लस क्या आएगा, एक्स टाइम्स क्या आएगा, एक्स टाइम्स क्या लिख दूं, एफ एक्स और एक्स का 1, ठीक है। और नीचे वाला इसलिए माइनस नहीं कर रहा मैं क्योंकि वो 0 है और कांस्टेंट होता है तो लिखा ही मत करो। फिर प्लस, प्लस क्या आएगा, 0 से x एफ टी डी टी
एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है यहाँ तक, माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस टाइम्स और प्लस 1। देखो ये दोनों कट गए, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद क्या आ गया हमारा इक्वेशन आ गई एफ एक्स प्लस 0 से x एफ टी डी टी और इक्वल टू में माइनस ई की और माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है भाई। यस सर। अब इसके बाद बताओ क्या करें? अब इसके बाद क्या करेंगे? एक और बार करें डेरिवेटिव, करें? एक और बार कर दिया एफ डैश एक्स प्लस, बताओ आगे क्या लिखूं? एफ एक्स एफ एक्स आएगा दोबारा, ठीक है, एक्स का 1 इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई के और माइनस एक्स और प्लस इसका 0 हो गया। क्या आ गया भाई हमारा? ये आ गया इक्वेशन। यहाँ तो क्लियर है सभी को? यस अब इसके बाद बताओ क्या, अब इसके बाद बताओ क्या करें? ये आ गया हमारी इक्वेशन। इसके बाद क्या करें भाई? इक्वेशन में कुछ गिवन था, क्या गिवन था भाई? f0 0 के इक्वल था, तो क्या करना चाहिए बताओ? यहाँ से इस इक्वेशन के बाद अब क्या करें? fx निकालने के लिए अब क्या करें? बताओ इसके बाद क्या स्टेप लगाए? एक्स इक्वल टू 0। अच्छा ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे बन गया ना। अगर मैं पूरी इक्वेशन को ई के एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ एक्स इक्वल टू 1, ये ठीक है? इक्वेशन ठीक है भाई? यस Yes. अच्छा, किसी को ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट देखकर कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में करते थे, याद आ रहा है? अगर इंटीग्रेशन लिखा होता था तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तुम्हें याद आ रहा होगा, इसका आंसर निकल जाता था, राइट? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन तो कर सकता हूँ ना मैं भाई। अगर दोबारा मैं इंटीग्रेशन करूँ तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है मैंने देखा, नोटिस कर, आपको याद होगा कुछ ऐसा टाइप होता था, ई की पावर एक्स और साथ में होता था एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। याद आ गया सभी को? इसका इंटीग्रेशन क्या आता था? ई की पावर एक्स एफ एक्स, याद है? बस सी, Yes, sir. ठीक है। तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ भाई? इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा एडवांस टाइप का कुछ नहीं, मतलब इजी नहीं है, टफ वाले में आएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया और लेफ्ट साइड पे कुछ जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली क्या लिख दूं बताओ? एक्स एफ एक्स ई के और एक्स लिख दूं, लेफ्ट साइड का डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके ये लिख दूं बेटा, ठीक है? ये क्लियर है सभी को? इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट मैंने क्या कर दिया भाई? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ ठीक है। अब बता दो मुझे इक्वल टू में क्या आएगा? 1 का क्या हो जाएगा भाई? एक्स X. और प्लस सी भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सी निकालने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन दी है, याद है क्या दिया होता? जो अभी इन्फॉर्मेशन दी थी ना, अभी यूज हुई क्या? f0 by 0, तो x की वैल्यू y की वैल्यू, y मतलब तुम्हारा fx ही है, मतलब ये ऐसे मान लो, ऐसे लिखा हुआ है, मैं कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे लिखा हुआ है। तो भाई 0 0 c की वैल्यू भी 0 ही है, तो मतलब हमारा फंक्शन जो है वो यही बन गया, क्या? fx इक्वल्स टू x e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। हमें निकालना क्या था भाई? हमें निकालना था f8 e की पावर 8, तो फिर तो यही रखा रहने दो, उसे ये यहीं पे लिखा रहने दो, fx e की पावर x इक्वल टू x है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। f8 e की पावर 8 इक्वल टू 8 ही होगा, राइट? फिर यस सर। बेटा सही, ठीक है। तो चलो ये तो कर लोगे प्रोसेस जो मैंने कर रहा है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट है, ये डेरिवेटिव कैसे करा, सभी को क्लियर हो गया वाला पार्ट? यस ये मैंने प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया कि वो हम dx मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए x को और जो डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू x है एफ टी डी टी, उसको दो फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगेगा। और दूसरे वाले में क्योंकि पूरा डेफिनेट इंटीग्रल t की टर्म्स में, तो एक फंक्शन ही है वो तो t वाला, तो इसलिए उसमें मैंने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया। उसमें मतलब ऐसे नहीं करा कि t को रखकर फिर एफ टी को करने की जरूरत नहीं, ठीक है? आया भी सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है। आज हमने डिस्कस किया था कि भाई हम कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला सेक्शन करेंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला जो पोर्शन है, लूकस वाला ज्योमेट्री वाला सेक्शन,
कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब चैप्टर ही खूब बड़ा चैप्टर है, उसमें भी फिर जो ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ये भी थोड़ा सा लेंथी है, और थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस तरह से हम लाइक थोड़ा सा ग्राफ लाइक की नॉलेज हो जाए कि भाई सर्कल कैसे बनता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, जितने भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से पता होने चाहिए। सर्कल की प्रॉपर्टीज भी कई बार यूज हो जाती हैं, तो काफ़ी इसलिए नाम, इसका नाम भी इसलिए रखा गया है। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि रियल नंबर सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स असली में है ये चैप्टर थोड़ा सा, तो लोकस वाला जो पार्ट है थोड़ा सा है ट्रिकी ही है। अच्छा, अब प्रिपरेशन के लिए मैंने कहा था यार हम एक एक चैप्टर में अगर मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें करा रहा हूँ दोबारा पूरा का पूरा, तो मुझे पता है मेरे को पूरा अच्छी तरह से कराने में कम से कम भाई कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे अच्छी तरह से, जब तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हारा ग्रिप तुम्हें लगेगा कि हाँ यार अब स्ट्रांग हो गया, अब समझ में आया अच्छी तरह से। तो इतना टाइम तो नहीं है, तो मैंने क्या करा है कि इस तरह से करूँगा, जैसे अपने टॉपिक कुछ मुझे अपने लिस्ट मैंने बोला था बेटा दे देना, कि भाई जो टॉपिक जैसे किसी को लगता है लिमिट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लिमिट आता है लेकिन जब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले होते हैं उनका कैसे इवेल्युएट करते हैं, इवेल्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिमिट का। तो मैंने कहा था कि लाइक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स लेकर हम उनको डिस्कस कर लेंगे ताकि वो क्लास में कवर हो जाए, मुझे टॉपिक स्टार्टिंग से ना स्टार्ट करना पड़े। तो इसी तरह से जो भी लाइक टॉपिक है बेटा लिस्ट बना लो अपनी, और मुझे फॉरवर्ड कर देना, या अपने जो कोऑर्डिनेटर है उनको फॉरवर्ड कर देना, वो लाइक लिस्ट बनाकर मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, तो एक फिर मेरे पास आइडिया रहेगा कि मुझे किस तरह से आगे जितने भी दिन रह गए, क्योंकि हमें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, मतलब ऐसा ना हो कि एक दो दिन हमारे ऐसे ही चले जाएं और फिर लास्ट मोमेंट पर सभी के सभी आपके डाउट्स आ जाए भाई कि ये वाला टॉपिक से रिवाइज करा दो, ये वाला करा दो। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes. यस सर। क्लास तो हम कर ही रहे हैं, और जो PYQ में बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, मैंने आपको भी बोला था आपको करने हैं, तो PYQ में मैं क्वेश्चंस वही सेलेक्ट करूंगा जो मुझे लगते हैं थोड़े से मतलब कि एज बच्चों के हिसाब से कि भाई ये मुझे डिस्कस करनी चाहिए, जो बहुत ही मतलब बेसिक हो गए या एवरेज में भी थोड़े से ईजी वाले लाइट वाले हो गए, जो मुझे लगता है कि आप कर लोगे, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, ओके। और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा रहेगा कि मुझे पहले कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, तो वो थोड़ा सा मैं उसी के साथ ही जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ देखो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है अगर हमने कवर नहीं करा वाला टॉपिक। ठीक है, क्लियर है? Yes. sir. ओके, तो सबसे पहले जल्दी से कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसके लिए थोड़ा सा मैं बातें डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर करूंगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 3-4 क्लासेस में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के ले रहा हूँ, साथ साथ जैसे अभी तुम्हारा पेपर होगा तो पेपर डिस्कशन भी कर लूंगा, उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, ताकि एक साथ मैं अगर पूरा का पूरा सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ बात करूंगा या क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा PYQ वाले, तो उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ढंग से बनता नहीं, मतलब होता है ना माइंड मैप जरूरी है इसमें, मतलब जब तक सारे के सारे फैक्ट्स माइंड में नहीं होते तो वो क्वेश्चन रिलेट ही नहीं कर पाते करना क्या। ठीक है, तो छोटी छोटी लाइक बातें पहले डिस्कस करूंगा कि भाई सभी को बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला पता है, बताने की जरूरत तो नहीं, 10th में पढ़ के आए हो तुम्हें तो सेक्शन फॉर्मूला Yes, क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूले में दो फॉर्मूले होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल में माइनस आता है, इंटरनल में प्लस आता है, राइट। अच्छा, फिर लोकस में मैंने सबसे पहले शायद क्लास में मैंने डिस्कस भी करा था, क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो लेट्स से एक क्वेश्चन दिया मैंने, देखते हैं कर पाते हैं नहीं बच्चे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको ऑफ z माइनस आई की इफ क्या दिया हुआ है, z माइनस 4i दिया हुआ है तुम्हें 2, ये क्वेश्चन z माइनस आई की वैल्यू निकालनी है हमें मॉड की, और अगर z माइनस 4i का मॉड 2 दिया हुआ है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले जल्दी से इसको देखकर, हमने मेरे ख्याल से एक क्लास में डिस्कस भी करा था, इसको देखकर क्या समझ में आ गया कि z कहाँ पे लाई करता है भाई? सर्कल। सर्कल पे लाई करता है, तो इसको देख के जल्दी से सर्कल की इक्वेशन बता दो क्या होगी थोड़ा बहुत, उस सर्कल की इक्वेशन जिसपे z होगा। अच्छा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर मैंने बताया था z जो होता है उसको एज हम वेक्टर की फॉर्म में भी देखते हैं, पॉइंट की फॉर्म में भी देखते हैं। तुम्हें पता होगा आर्कन प्लेन में z जो होता है हम पॉइंट लगाकर बता सकते हैं कि यहाँ पर है ना। तो z मान लो एक तरह से x प्लस आई वाई जो तुम मानते हो, उसमें एक पॉइंट मान रहे हैं x कॉमा वाई, जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करता है। तो हम कह रहे हैं कि सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका रीजन था, जिनको नहीं पता अभी देख लो, x प्लस आई वाई माइनस जो 4i है, मतलब z तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आई वाई, जो 4i उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 4i ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू चल रहा है 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे मॉड निकालोगे यार, x माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा, राइट। और रूट में होता है और राइट साइड पे 2 लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए भाई ये तो सेंटर 0 4 है और रेडियस 2 वाला एक सर्कल ही है बेसिकली, जहां पर हमारा z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा
तो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर 0,4 होगा और रेडियस कितना होगा 2 होगा। तो ये बात सभी को आगे समझ में? यस सर। यस सर। तो रफली भाई बना भी लिया। चलो 0,4 तो पता है कहाँ पे होता है हमें, कहाँ गया 0,4 और रेडियस 2 है, तो कुछ ऐसा सर्कल होगा। ये हमारा 0,4 मान लिया मैंने, रेडियस 2 यूनिट्स मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है पढ़ू, ये तो हमें समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है z माइनस आई का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ मॉड की। तो पहले z माइनस आई भी ऐसे सोच लो। अच्छा ये बात इससे पहले मुझे ये बताना चाहिए था कि भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो उसको z2 माइनस z1 या फिर और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मतलब कभी भी ऐसे लिखा हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिखा हो माइनस करके, तो ये बात समझ जाना कि बेसिकली हम दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये वाला पहला पॉइंट हो गया की पॉइंट कि भाई अगर जब भी z1 माइनस z2 का मॉड निकालोगे आप, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, दोनों z1 और z2 के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो। वेक्टर में भी पढ़ते थे ना भाई, ए भी निकालते थे और फिर मॉड लिखते थे, अगर फिर ऐसे लिख देते थे इसको ओ बी माइनस, भाई ए बी का लेंथ कितना होगा आपका, जो ओ बी है माइनस ओ ए, राइट, याद है? क्लियर है सभी को? अच्छा ए बी का जब मॉड निकालेंगे, वैसे तो मॉड तो सेम आएगा, लेकिन जब ए बी वैक्टर बोलते हैं हम, तो ए बी वैक्टर का मतलब क्या है, बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ? ए से बी। ए से बी की तरफ, ठीक है। लेंथ तो बी ए की निकालो ए बी की निकालो सेम आएगी, लेकिन अगर सिर्फ वेक्टर की बात करेंगे तो ए बी का मतलब होगा बी ए से बी की तरफ। तो यानी अगर ऐसे लिखा है, मान लो z1 माइनस z2, सिर्फ ऐसे लिखा है, तो हम मान लो ये वाला पॉइंट है z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है और ये वाला पॉइंट z2 को डिनोट करता है। तो ये जो मैंने लिखा है z1 माइनस z2, ये a से b की तरफ है या b से a की तरफ है, ये बताओ। बताओ भाई, b से a जा रहा है या a से, हाँ क्या? बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूज हो? जल्दी से सोचो फटाफट, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजों में कंफ्यूज हो गए फिर तो आगे समझ में नहीं आएंगे कुछ भी। मैं तो बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। हाँ अगेन, Z2 to Z1। Z2 से Z1 यानी B से ये कह रहे हो ना, ऐसे कह रहे हो ना? यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, सभी को आगे समझ में? यस। मतलब जो पहले लिखा होता है ना, ऐसे माइंड में कर लो भाई, जो पहले लिखा होता है उसकी तरफ होता है, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लियर? मतलब ये आपका फाइनल होगा पॉइंट और ये आपका इनिशियल वाला होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ पर यही तो लॉजिक लगाते थे, वैसे तो करते थे। ए बी जब निकालते थे तो ओ बी माइनस ओ ए करते थे, याद है? ठीक है, अब आता है, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है z माइनस आई का मॉड की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ, जब मैं z माइनस आई लिख रहा हूँ तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आई। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा 0 आई का मतलब क्या हो गया? 0 आई का मतलब 0,1 पॉइंट, राइट? 0,1 सभी को दिख रहा है भाई, कहाँ होगा? 0,1 अच्छा ये पॉइंट बताएगा कोई, ए पॉइंट कितना है जल्दी से? सेंटर तो पता है मुझे, सी। ए पॉइंट बताओ जल्दी से कितना होगा? रेडियस 2 था, रेडियस 2 था भाई, 0,2 होगा। ठीक है, तो 0,1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना, ये पॉइंट भी मान लेते हैं 0,1। ठीक है भाई, तो अब देख पा रहे हो, जल्दी से बताओ मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है भाई? हमारा जो z है, जो z है हमारा, वो तो कहाँ पर है? इस सर्कल के ऊपर है, कहीं पर भी हो सकता है भाई। यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है, ये क्यू पॉइंट, और इस ए पर भी हो सकता है। तो मुझे बताओ P से P, क्योंकि P तो हमें पता है 0,1 एक फिक्स पॉइंट है, उसका Z से, जो Z पॉइंट है पूरे सर्कल पर, उससे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? सभी को समझ में आ गया मिनिमम कितना होगा? 1 PA होगा, राइट। हाँ मतलब PA होगा, और मैक्सिमम कितना होगा भाई? बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला पॉइंट है ना, PQ। वेरी गुड। तो PA कितना है भाई? 1 यूनिट होगा, और PQ कितना होगा? 2 रेडियस 4 हो गया डायमीटर, और ये वाला नीचे वाला 1, तो कितना हो गया? 5। याद आ गया? ठीक है भाई, क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। ठीक है।
अच्छा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है ना, जब सर्कल पढ़ाया था मैंने, सर्कल में कुछ बताया भी था ऐसा, याद आ गया तुम्हें कि यार एक बाहर एक कोई पॉइंट है P, और लेट्स से ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है सेंटर C, तो ये रेडियस होता था हमारा, याद है? तो जो मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस होता था, याद आ रहा है किसी को? C हमें Yes. पता होगा, सेंटर तो हमें पता होगा, P हमें गिवन है, तो आपको याद आ रहा है कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता था, मिनिमम डिस्टेंस हम क्या लिखते थे? वैसे लिखते थे मॉड में, क्योंकि पता नहीं है कि P अंदर भी हो सकता था, याद है क्या लिखते थे? किसी को याद आ रहा है? PC minus R का मॉड, और अगर मैक्सिमम लिखते थे तो PC plus R. मॉड लिख देते थे। तुम्हें याद होगा मॉड क्यों लगाते थे, है ना? भाई P पता नहीं है ना, इधर लेफ्ट में राइट में, अगर फिगर भी नहीं बनाया हमने तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मैं निकाल ही दूंगा, है ना? क्लियर है सभी को? तो क्या ये फॉर्मूला इसमें वर्क कर जाएगा? रेडियस कितना भी हमारा 2 है, राइट? P पॉइंट था 0 1 से 0 4 तक का डिस्टेंस बताओ कितना है? सेंटर से P तक का डिस्टेंस कितना? अभी 3, ठीक है? Yes. तो 3 में से देखो 2 को माइनस करो, कितना आएगा? एक आएगा। 2 में से 3 को करोगे -1 आएगा, उसका भी मॉड करोगे 1 आएगा। तो ये रहा मिनिमम। और 3 में, क्योंकि P से लेकर C तक 3 है, और उसमें क्या ऐड करना है हमें? 2 रेडियस ऐड और कर दो, कितना आ गया भाई? 5 आ गया। क्लियर है? तो ये तो मैंने फिगर बना के बता दिया, बट कभी कभी क्या होगा, इतना सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा तो एकदम देख कर नहीं बता पाओगे। ये तो ऐसा हो गया ना, वाई एक्सिस पे ही आ गए सारे के सारे, क्योंकि जो P पॉइंट था वो भी वाई एक्सिस पे आ गया, A पॉइंट भी वाई एक्सिस पे है, Q भी, तो देखकर वो समझ में आ रहा है, सेंटर भी आपका वाई एक्सिस पे था, आपको बहुत ईजी हो गया। क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. चलो फिर एक निकाल दो, जल्दी से निकाल देना। यहीं पे एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि मुझे लगे कि भाई आ गया, क्योंकि जो बात कर रहा हूँ, देखो मैंने जो बात बोली थी, जितना पढ़ रहे हो ना उसको ऐसा कर लो कि यार वो 90% आना चाहिए। मतलब जो आपने टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कर भी लिया लेकिन अब क्वेश्चन आधे भी नहीं निकल रहे उसके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आती है उसमें यार फिर मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे, ये तो कोई फायदा नहीं है। सारी चीज़ मत करो बेशक से, लेकिन ऐसी चीज़ कर लो कि कम से कम जो कर रहे हो उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो तुम्हारे। तो अगर तुम्हें दिया है z+4 -3i का मॉड इक्वल टू 2 दिया है, इफ दिया हुआ है, और फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी? z+4 की। चलो फटाफट बता दो मैक्सिमम मिनिमम क्या आएगी? पहले इसको एक तरह से ऐसे सर्कल की तरह से इंटरप्रेट कर लो, और रेडियस पता लग जाएगा, सेंटर पता है, फिर ये वाला निकाल दो जो निकालना है। आया भी किसी को? मैक्सिमम एंड मिनिमम। जल्दी भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। नहीं आ रहा बेटा समझ में? तो एक सर्कल है, जल्दी से सेंटर बता दो कितना इसका? सेंटर कितना है भाई? -4,3. -4,3, ठीक है, वैसे ही लिख देता, ठीक है। सर और जो मैंने रेडियस कितना है? मिनिमम दिया था वो आंसर ठीक है? क्या बेटा भेज दिया? और स्क्वायर रूट आपने लिखा है 73 -2, ऐसा आ रहा है? अच्छा ठीक है, देख लेता 2 हूँ। बार रूट के. हाँ समझ गया समझ गया, ये मैंने, चलो एक बार देख लेता हूँ। जैसे सर्कल है आपका, रेडियस बाई 2 है, ठीक है।
और जो पॉइंट था जिससे हमें निकालना है, इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये तो ऐसे लिखा हुआ है z -4 + 0 है, क्योंकि आई वाला पार्ट है ही नहीं। तो हम बेसिकली -4, 0 से निकाल रहे हैं। -4, 0 भाई सेंटर का सी है, तो -4, 0 इसी के नीचे होगा कहीं। वैसे तो मतलब एक्स एक्सिस वाई पॉइंट एक्सिस गलत, बनाने की भी जरूरत नहीं। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? पॉइंट गलत ले लिया। हाँ तभी तो करवाया मैंने क्वेश्चन। तो अभी समझ में आ गया सभी को भी। इस पी पॉइंट से आपको मिनिमम डिस्टेंस निकाला, तो मिनिमम क्या था भाई, याद है किसी को? पी सी माइनस आर का मॉड है ना, याद है? यही था ना भाई? यस कितना आएगा जल्दी से बता दो। पीसी कितना है? पीसी 3 यूनिट है। 3 माइनस और रेडियस कितना है 2। ये की तो आएगा बेटा। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। और जो तुमने गड़बड़ करी है वो ऑप्शन में दिया होगा, तो तुम तो ठीक कराओगे ना, चेक नहीं करोगे ना? सर मैंने 4, 0 से निकाल दिया। 4, 0, हाँ। एक ये भी गड़बड़ होती है भाई, ध्यान रखो इसमें। ये जो z+4 का मॉड गिवन है, इसको ऐसे इंटरप्रेट करो। मैंने क्या बोला था, मैंने ऐसे लिखा था ना पहले यार, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, सारी बातें ध्यान देनी है भाई। मैंने ऐसे लिखा था z1 - z2, ये ऐसे लिखा था, देखो माइनस लिखा था। जब बीच में माइनस लिखा होगा तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, और अगर प्लस लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड -z2 हो जाएगा। क्लियर है? यस z1 एंड -z2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब z2 वाला वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी लेंथ का उल्टी साइड चले जाओ, उनके बीच में फिर डिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर इस तरह से लेना है। ठीक है, तो 4 प्लस का लिखा हुआ है, तो उसको पहले आप माइनस इस तरह से कॉमन लेकर जबरदस्ती -4, 0 से लेना था। और मैक्सिमम बता दो क्या होगा। EC + R कितना, 5 यूनिट्स। ठीक है, यस सर। बोलो भाई, सभी को समझ में आया बेटा? यस चलो फिर एक और दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं, फिर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या लो। चलो क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा इसमें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब इनइक्वालिटी भी लगा देते हैं। इफ z है इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, z -3 - 2i का मॉड लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे लिख दिया। लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, अब ध्यान से देना। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z -6 + 5i, इसकी वैल्यू निकालनी क्या है। चलो बताते जाओ, डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको देखकर जल्दी से बता दो क्या समझ में आता है कि z कहाँ पर है। इक्वल टू जब दिया होता था, अगर इक्वल टू दिया होता तो मुझे समझ में आ गया सर्कल तो है ये, तो एक सर्कल है, ऐसे बना देता हूँ। रेडियस और सेंटर बता दो कितना कितना है इसका। 3, 2 3, 2 सेंटर है इसका, और भाई सर्कल ऐसा होगा। रेडियस कितना है 2 यूनिट्स। ठीक है, सेंटर होगा 3, 2, लेकिन लेस देन लगा दिया। इक्वल टू के लिए तो हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस सर्कल की बाउंड्री यानी कि सर्कमफ्रेंस पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेस देन लिखने का मतलब क्या हो गया, मतलब या तो इक्वल टू तो सर्कल के ऊपर, और लेस देन का मतलब अंदर या बाहर, अंदर। अंदर। तो यार मुझे ये समझ में आ गया, z जो है भाई वो सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है और बाउंड्री पर भी हो सकता है, बाहर नहीं है। तो पहले जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, z जो होगा वो कहीं सर्कल के ऊपर था। अब सर्कल के अंदर भी हो सकता है कहीं भी पॉइंट, और सर्कल की बाउंड्री पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो z लाइज लिख देता हूँ, z लाइज ऑन सर्कल और इंटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर क्या लिखा हुआ है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ निकालनी, इसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है अभी, इसमें लिखा हुआ है 2z -6 + 5। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, साथ में 2 भी आ गया। वैसे तो 2 पॉइंटों का डिस्टेंस दिया है, z से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस होगा, बट z के साथ 2 लगा दिया, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब उस 2 को मैं कैसे हटाऊं, तो बताएगा। डिवाइड
2 को क्या करूं भाई, 2 तो पूरा मॉड से बाहर आ जाएगा ना डायरेक्टली, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं, ये गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है भाई, क्योंकि जब मॉड लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो अगर मैंने 4 जबरदस्ती कॉमन ले लिया, रूट से बाहर ले लिया, तो 2 ऐसे बाहर निकाल सकता हूं ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें? ठीक है भाई। yes, तो अब ऐसे अगर बाहर निकाल दिया तो फिर 2 टाइम्स जेड माइनस क्या लिखूं, 3 आएगा यहाँ पर, और माइनस का 5i/2, ये ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन, इसको देखूं तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में डिस्टेंस है जेड एंड 3 कॉमा माइनस 5/2, ये ठीक है। बोलो भाई, ये ठीक है। yes, यस रेडियस कितना था, रेडियस 2, 2 रेडियस था भाई पहले वाले सर्कल का 2, ऐसा सर्कल था हमारा, क्या सेंटर था उसका, 3 2। अब जो है वो है 3 माइनस 5/2, यानी कि ये रेडियस अगर 2 है तो ये पॉइंट क्या होगा, कोई बताएगा जल्दी से, एकदम बिल्कुल वर्टिकली नीचे क्या पॉइंट होगा ये, 3 कॉमा रेडियस 2 है भाई, कितना होगा ये, 0 होगा। और जो 3 कॉमा माइनस 5/2 है वो कहाँ होगा, नीचे होगा इसके भी, है ना। ठीक है भाई, सभी को समझ आया यहाँ तक? यस सर। अब हमें पता है कि z भाई सर्कल पर भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, बाउंड्री पे या सर्कल के अंदर होगा। तो इस P पॉइंट से z की फिर वही मिनिमम दूरी कितनी है अभी, फिर दोबारा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, -5/2। अरे यार डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ा बोलते हैं, मॉड निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे थे हम, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5i, और मैंने ऑप्शन दिया, बताना मुझे जल्दी से क्या आंसर है। 5/2 है, -5/2 है, सी है 2, डी है 5, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। सर चैट में आप बोल के। हाँ दे दिया तुमने, ठीक है, मैं समझ गया। 5/2 तो आंसर आया था भाई मॉड वाले पार्ट का, सिर्फ कितने वाले पार्ट का, इसका आया था आंसर से, इस वाले पार्ट का, इसका आंसर आया 5/2, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 5। 5। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। कुछ इसमें लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो पूछो जल्दी से, क्योंकि फिर आगे फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? Z1 माइनस Z2 हमें समझ में आ गया, मतलब एक चीज हमने सीख ली कि Z1 माइनस Z2 का अगर मॉड हो तो बेसिकली हम कह रहे हैं Z1 से Z2 तक का डिस्टेंस है, और अगर मॉड नहीं लगा रहे तो हमने ये भी समझ लिया जो पहला लिखा होगा, अगर Z1 पहला लिखा हुआ तो उसी की डायरेक्शन में जाना है। मतलब अगर लिखा हुआ है Z1 माइनस Z2 तो ये एक तरह से वेक्टर सोच लो, ये वेक्टर है जिसमें ए अगर जो पॉइंट है वो Z1 को डिनोट कर रहा है, और बी पॉइंट अगर Z2 को डिनोट कर रहा है, और आप लिख रहे हो Z1 माइनस Z2, तो आपको समझ में आ गया बी से ए आएगी। समझ में आ गया सभी को? ये दो बातें समझ में आई। सर्कल वाला समझ में आ गया कि लोकस वाला सर्कल का पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आता है, अब एंगल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। एंगल के बारे में क्या बात करी मैंने, कहा अगर आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट जो z की है वो आपको पता है कि क्या होती है आर्गुमेंट, मतलब जैसे कोई एक वेक्टर पॉइंट है z, से ए पॉइंट ले लेते हैं उसको, तो आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज लेते थे एंटी क्लॉकवाइज लेते थे एंगल, याद है कैसे लेते थे भाई, एंटी क्लॉकवाइज लेते थे। और किसी को याद आ रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो लेते थे वो कितने, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, आर्गुमेंट तो हम 2 पाई ऐड करके 2n पाई ऐड कर देते थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब लेते थे z का तो वो कहां से कहां तक होता था, याद आ रहा है किसी को? -π से +π और पाई इंक्लूड। राइट, क्योंकि यार पाई इंक्लूड कर लिया तो फिर -π को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि भाई जब हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर करेंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे,
लेकिन जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सिखाते थे, थीटा फर्स्ट, पाई माइनस थीटा सेकेंड, पाई प्लस थीटा आपका थर्ड, और 2 पाई माइनस थीटा होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे करते थे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आर्गुमेंट हम ले रहे हैं उसमें ऐसे ले रहे हैं, थीटा फर्स्ट में, पाई माइनस थीटा सेकेंड में, फिर इसका नेगेटिव यानी थीटा माइनस पाई कर दिया थर्ड में, और माइनस थीटा कर दिया फोर्थ में। ठीक है भाई? ठीक है, आर्गुमेंट निकालने के लिए चीज याद रखनी। ठीक है, तो अगर मैंने कहा इफ किसी चीज का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z का आर्गुमेंट जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ z? तो बताएगा लोकस ऑफ z क्या होगा? स्ट्रेट अगर लाइन। मैंने आराम से सोचो, आराम से। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, जस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, एनी स्ट्रेट लाइन। सी है स्ट्रेट लाइन एनी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, और डी दे दिया सर्कल। चलो बताओ, फिगर बना लो यार, पता लग जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ एक जेड ऐसे लेना है हमें कि उसका जो आर्गुमेंट रहे वो 0 से 90 के बीच में रहे। 0 से 90 ये है, 0 ये है, 90 ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, समझ में आ गया? यस सर। भाई ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा बेसिकली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी डाल दो उसका आर्गुमेंट हमेशा 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। तो छोटा सा लाइक हो गया कि आर्गुमेंट को इंटरप्रेट करना हमें सीखना है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया, लेट्स से मिक्स कर देते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है z प्लस 3 माइनस आई का मॉड इक्वल टू 4 है, एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू लेट्स से पाई बाई 4, देन z की वैल्यू निकालनी क्या होगा? ऑप्शन नहीं दे रहा मैं इसकी, ये देखकर ही समझ में आ गया क्या है। सर्कल है, सेंटर कितना है इसका? सेंटर जल्दी से बताओ कितना है? -3 कॉमा 1 पॉजिटिव है ना, साइन चेंज करते हैं, याद है? फिर और फिर आपको, और रेडियस कितना है इसका? 4। ठीक है भाई, एक सर्कल है -3 1, और उसका रेडियस है 4। ठीक है, क्या पूछा है हमारे से? और आर्गुमेंट z गिवन है कितना? पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट z का मतलब क्या हो गया? जो हमारा जो z है, बता दो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। तो यार ये थोड़ा सा मेरा फिगर ऐसे ही बना दिया मैंने, इसको भूल ही जाते हैं कभी। ऐसे ही एक नॉर्मल सा एक सर्कल बना देते हैं। सेंटर कितना है हमारा? -3,1। रेडियस था इसका 4, और हमें पता लग गया कि भी z, अगर आर्गुमेंट z पाई बाई 4 गिवन है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आपको बताएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सही, उसका कोई स्पेसिफिक एंगल हमें दिया हुआ है, मतलब इस बार तो एंगल दिया हुआ है, इसने ये लिखा कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही है एंगल पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 एंगल पर हमें यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है ना, तो ऐसा बनेगा। लोकस क्या होगा इसका? पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री पे ही लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी एक पॉइंट होगा z, है ना, ये ना, क्लियर है? यस। तो ये वाला दो इंफॉर्मेशन दी थी, इसने कहा था सर्कल के ऊपर भी है, और इसने कहा कि इस लाइन के ऊपर भी है। तो देखिए ये लाइन ही तो बेसिकली, इस लाइन की कोई इक्वेशन बताएगा क्या होगी? यही होगी ना बेटा, y = x, यस सर। क्योंकि स्लोप आएगा 10 45 1 आएगा, और सेंटर से पक्का पास होगी, तो यानी कि इक्वेशन निकालोगे लाइन की तो y = x ही आएगा। तो इस लाइन के ऊपर भी है, मैं कह रहा हूँ z, और उस सर्कल के ऊपर भी है। तो सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व इनको?
z निकालने के लिए मतलब पॉइंट निकालने के लिए बेसिकली x और y निकालना है, तो कैसे करोगे सॉल्व? सर्कल की इक्वेशन में y को भी x से डाल देंगे और उसे x आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी भाई हमारी? x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 आएगा, ध्यान रखो x + 3 का होल स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। 4 हाँ, अब ये गड़बड़ मत कर देना, 4 मत लिख देना, 16। तो भाई इन दोनों को सॉल्व करना है बस, x + 3 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर, ये सर्कल, और एक लाइन है हमारी y = x। तो जो आर्गुमेंट वाला पार्ट था उससे हमें ये पता लग गया कि एक लाइन है, इससे पता लग गया कि एक सर्कल है, और इन दोनों पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों का बेसिकली क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें वैसे ही बोल देता कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, एरिया बाउंड्री रीजन में हम करते ही थे, सर्कल बनाकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, वही चीज यहाँ पर बस कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट और इस तरह से मॉडुलस z में रखकर दे दी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? Yes. ठीक है, चले आगे। Yes, sir. अब जल्दी से 2-4 बातें एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ छोटी छोटी बात, जैसे भी मैंने z1 - z2 वाला कॉन्सेप्ट समझाया, फिर ऐसी सर्कल वाला भी तुम्हें समझ में आ गया। अब एक साथ सम अप कर देता हूँ 2-4 बातें। तो पहला है, लेट्स से ऐसा दिया हुआ है पहला कॉन्सेप्ट, अच्छा सभी को पता है? चलो मैं पूछ लेता हूँ, शायद पता होगा काफी जनों को, बताने की बिल्कुल शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कुछ z - z1 का मॉड और z - z2 का मॉड इक्वल दिए हुए हैं, तो z का जो लोकस है, जो z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका लोकस कहाँ होगा? इस बात को देखकर बता सकता है कोई? पहले तो मैंने लेफ्ट साइड पे देखा कि सर ने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखे हुए हैं, माइनस कर रखे, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, मतलब इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1। फिर आप कह रहे हो, ये कह रहे हो डिस्टेंस बिटवीन z एंड z2, और आप कह रहे हो कि दोनों Z1 इक्वल और है। Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, इस बात को किसी बच्चे ने गलत इंटरप्रेट कर दिया। पता है क्या कर दिया गलत इंटरप्रेट? उसने क्या करा, उसने कहा z और z1 इक्वल है डिस्टेंस, z1 और z से लेकर z2 तक का भी डिस्टेंस इक्वल है, तो उसने ऐसे सोच लिया कि z इन दोनों का क्या होगा? मिड पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, पर एग्जैक्टली मिड पॉइंट जरूरी नहीं है ना कि मिड पॉइंट भी ही होगा, भाई यहाँ भी हो सकता था, 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 यहाँ भी, यहाँ भी। इन दोनों का बिल्कुल सही बोला, क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। समझ में आ गया? Yes. तो इस बात से हम ये कंक्लूड कर देंगे, क्या याद रखना है? z lies on perpendicular bisector of z1 and z2। जब हम छोटे थे, लाइक क्लासेस में 8th 9th में, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मेरे ख्याल से जब से हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तब से शायद पता लग ही जाता था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, होता क्या है कि परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्ट भी करता है। पर ये नहीं पता था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस ही होता है जिनका दोनों पॉइंटों से डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। फिर शायद जब हमने कॉन्ग्रेंसी करी थी, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल वगैरह, तब समझ में आया था कि भाई कॉन्ग्रेंट करके हम प्रूव कर सकते हैं ये वाली बात, है ना? समझ आ गया बेटा सभी को? यस। तो ये पहला एक पॉइंट हो गया जो याद रखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब तक माइंड मैप नहीं होगा ना, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, तो मतलब जितने कर सकते हो माइंड में रखना होगा, एक माइंड मैप बनाना होगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और तभी चैप्टर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट की वजह से वो जब तक माइंड में नहीं रहते सारे बात, तो फिर हम क्वेश्चन कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात मैंने बोली, z - z1 का मॉड प्लस z - z2 का मॉड इक्वल टू है z1 - z2। अब क्या बोला? z से z1 का डिस्टेंस, z से z2 का डिस्टेंस, उन दोनों का सम इक्वल टू है z1 और z2 के बीच में जो डिस्टेंस है। तो अगर मैं z मान लेता हूँ एक पॉइंट है P, z1 मान लेता हूँ A पॉइंट है, और z2 मान लेता हूँ एक B पॉइंट है B, तो इन तीनों पॉइंटों का पोजीशन मुझे बता दो कैसे होगा? P कहाँ पे होगा? A और B के बीच में होगा, B से आगे होगा, A से पीछे होगा, कहाँ होगा? ये समझ में। तो अगर जैसे मुझे मान लो फॉर्मूला लर्न ही नहीं है, लेट्स से, तो मैं क्या करता हूँ, APB ऐसे बना के देख लेता हूँ क्या आता है। ये है आपका z1, ये है आपका z2, ये आपका z। तो मुझे बताओ, पहला आपने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? z - z1 क्या लिखा हुआ है? AP लिखा हुआ है ना? Yes, sir. ठीक है, नीचे लिख लो सर AP। हाँ प्लस, हाँ बेटा बोलो। सर ये Z1 Z2 लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट। हाँ एक बार देख रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, बाई चांस मुझे तो पता है
इनके बीच में ही होगा, मैंने जाने में ले भी पहले वाला ही केस लिया। तो मुझे पता है, लेकिन मैं वो समझा रहा हूँ कि बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाते हो। मैंने बोला ना बहुत सारे फॉर्मूले तो सारे याद नहीं रहते, तो कई बातों को कनेक्ट कर लेते हैं भाई। हमें बेसिकली सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके बॉन्ड लेते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। अब उसको फिर मैं थोड़ा सा खुद समझ सकता हूँ अगर मुझे नहीं पता है फॉर्मूला ये, मतलब ये वाला लोकस जो मैं लिख रहा हूँ सेकंड वाला पॉइंट, ये किसी बच्चे को पता ही नहीं है तो एटलीस्ट बना सकता है वो। तो AP हो गया, Z से Z2 क्या हो जाएगा आपका, PB हो जाएगा। और आप कह रहे हो वो इक्वल टू है Z1 से Z2 के बीच में डिस्टेंस AB, तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी यार ये तो देखकर कि भाई AP और PB का सम अगर AB के इक्वल है तो वो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट है फिर तो। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना, कॉलिनियर लाइक पॉइंट से तो ऐसा होता था, याद है? तो इससे क्या की टेक अवे निकला कि भाई Z लाइज ऑन, कोई बताएगा क्या लिखूं? Z लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, जैसे आपने बोला लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। क्लियर है सभी को? मतलब Z जो है वो बेसिकली इंटरनली क्या करेगा, डिवाइड करेगा AB को। क्लियर है? ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, ना A की लेफ्ट में होगा ना B के राइट में होगा, एग्जैक्टली मिडल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? Yes. यस अब जो तीसरा वाला मैं दे रहा हूं इसको अब खुद फिगर बनाना, मैं बता नहीं रहा हूं, देखता हूं कर पाओगे अपने आप। Z माइनस Z1 इस बार माइनस कर दिया, Z माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। चलो यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया, फिर वही पॉइंट ले लो, ZP के लिए, Z1 A के लिए, Z2 B के लिए। सर। हाँ बेटा बोलो। सर Z1 Z2 लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट। अच्छा एक्सटर्नली, लेकिन कौन सी साइड पर? ये भी तो कुछ होगा या दोनों साइड पे हो सकता है, मतलब आपने बोला एक्सटर्नली, बिल्कुल ठीक है। ए बी एक्सटर्नल डिवाइड करेगा भाई, लेकिन इधर लूँ या इधर लूँ, कहाँ लूँ? स्ट्रेट लाइन पे तो पक्का होगा, ये तो कंफर्म है। जब दो डिस्टेंस को माइनस करके तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो ये तो कंफर्म है भाई कि लाइक ऊपर ही होगा उसकी। अच्छा ये बात सभी को समझ में आ रही है भाई? मैं एक मिनट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे, ये वाली बात भी यहाँ से कैसे कह सकते हैं, ये सभी को क्लियर है? क्योंकि यार इस वाले डिस्टेंस को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल ही लिखा हुआ है एक तरह से। तो अगर दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है तो यार वो तो ट्रायंगल तो कभी नहीं बनेगा। ये बात तो क्लियर है ना? Yes. तो वो तो तभी होगा जब तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। लेकिन अब तीनों पॉइंट कॉलिनियर में प्रॉब्लम ये होगी कि अब P वाला पॉइंट जैसे आपने बोला कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है, बीच में नहीं होगा, पर A के लेफ्ट में होगा या B के राइट में होगा, ये वाली बात बता दो बस। राइट राइट में होगा, लेफ्ट में नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, करके देख लो पता लग जाएगा। ठीक है भाई? Yes. भाई ये वाला डिस्टेंस होगा तुम्हारा Z माइनस Z2 का मॉड, ये वाला डिस्टेंस है पूरा का पूरा Z माइनस Z1 का मॉड, और ये वाला डिस्टेंस है Z1 माइनस Z2 का मॉड। सभी को आया समझ में भाई? Yes, sir. ठीक है, Z माइनस Z1 के मॉड में से आपने Z1 माइनस Z2 माइनस करोगे तो Z माइनस Z2 का मॉड आ जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट अगर शिफ्ट कर दोगे। सभी को आगे बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दें। अब मैंने बोला Z माइनस Z1 का मॉड, ऐसे बोला है मॉड, और माइनस Z माइनस Z2 का मॉड, फिर पूरे का मॉड कर दिया, इक्वल टू लिख दिया Z1 माइनस Z2। अब भाई अगर ये वाला जो बाहर वाला मॉड है, अगर मैं इसको हटाऊं तो तुम्हें ये बात पता होगी, बाहर वाला मॉड हटाने पर एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। तो यार प्लस वाला तो हम ऊपर कर चुके हैं ना, याद है? यस ऊपर वाला प्लस वाला तो हम कर ही चुके हैं, वो सी भी लिखा हुआ है। बस अगर ये बाहर वाले मॉड को मैं हटा ही दूं तो पहले वाला तो हम कर ही चुके हैं, तो इसका मतलब जो पॉइंट है पहले वाले के हिसाब से वो बी के राइट में होगा, राइट? Yes. लेकिन अगर मैं माइनस वाला केस कंसिडर करूंगा तो फिर ए के लेफ्ट में होगा। क्लियर हो गया बेटा? इस बार दोनों पॉइंट हो सकते हैं, मतलब भाई जो पॉइंट होगा वो या तो बी से जो रे निकलेगा यहाँ से इस पे होगा, या जो ए से रे निकलेगा उस पे होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मतलब देखो अब ये सारे फॉर्मूले अगर मैं कह दूं, मतलब कहीं ना कहीं बुक में कहीं लिखे तो रहते हैं। अब क्या होता है जब हम फॉर्मूले सिर्फ देखकर क्वेश्चन लगाने की सोचेंगे तो नहीं निकलेंगे, और अगर फॉर्मूले लर्न नहीं करें, ऊपर वाला सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाता हमने
कि यार z1 माइनस z2 करने पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस होता है, उसके बाद ये अपने आप ही समझ में आ रहा है कि वो क्या है, मतलब मेरे को लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो बस इतना। और मैंने सर्कल का तो बता ही दिया तुम्हें, एक दो और बता देता हूँ। नेक्स्ट है, क्योंकि जब ये सारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं सारे अगर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जितने लाइक इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट है, लेट्स से एक और कॉन्सेप्ट लिया कि अगर ऐसे लिखा हुआ है z माइनस, ये भी शायद समझ जाओगे तुम, z माइनस जेड वन का स्क्वायर है प्लस z माइनस जेड टू का होल स्क्वायर है इक्वल टू, इस बार स्क्वायर आ गए, तो तुम्हें ये पता है कि यार z1 माइनस z1 या z माइनस z1 या z माइनस z2 डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको देखकर तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और माइंड में क्या करो, अगर जैसे z1 z1 z2 को लेकर समझ में नहीं आता तो ऐसे मान लिया करो यार, इससे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इनको देखकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है और इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई ए से पी तक का स्क्वायर, फिर कह रहे हैं पी से बी से पी तक का स्क्वायर, और इक्वल टू कह रहे हैं ए बी का स्क्वायर। इसको देखकर बात समझ में आ जाती है क्या हो रहा है। राइट ट्रायंगल। बहुत अच्छे भाई, राइट ट्रायंगल ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम बन रही है तो पक्का। और पी पॉइंट पे क्या होगा तुम्हारा, राइट एंगल होगा, ये भी पता है तुम्हें, है ना। ठीक है, तो पी पर ये कंफर्म है कि भाई 90 डिग्री होगा। पर लोकस की अगर मैं बात करूं कि z जो है, z का लोकस क्या डिनोट करेगा, तो ये तो एक पॉइंट आया अभी, ये तो एक पॉइंट आया, पर राइट ट्रायंगल तो यार मैं ऐसा भी बना सकता था, कुछ टेढ़ा सा करके ऐसे 90 डिग्री। तो फिर P के बारे में मैं क्या कहूँ, P का लोकस जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, किसी कर्व पे मूव करेगा, तो ऐसे कैसे बोलूँ। सर्कल। तो जिस बच्चे ने सिर्फ 9th-10th में भी सर्कल अगर ढंग से पढ़ा है, उसको एक थ्योरम याद आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, याद है क्या थ्योरम था, क्या थ्योरम था भाई। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता था, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट राइट एंगल। हाँ बिल्कुल भाई, सेमी सर्कल में कहीं पर भी, मतलब जो मैं पी बोल रहा था, पी टेढ़ा भी हो सकता है, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने ऐसे लिया था, तो आपको समझ में आ गया हाँ ये भी 90 होगा, और भाई ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी जा सकता था, ये भी 90 होगा। तो बात समझ में आ गई सभी को कि जो पी पॉइंट है कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, जिसका पी सर्कल पे तो लाई कर रहा है, पर किस सर्कल के, जिसके जो डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट्स है वो ए और बी है। क्लियर है सभी को। Z lies on circle with diameter and points A and B। ठीक है, और सर्कल की कुछ तुम्हें याद भी होगी, जब ए और बी दो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते तो सर्कल की क्वेश्चन क्या लिखते थे, याद आ रहा है, x माइनस x1 x माइनस x2 फिर प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 मल्टीप्लाई करके, और इक्वल टू क्या लिख देते थे, इक्वल टू में क्या लिखते थे, किसी को याद नहीं आ रहा, इक्वल टू में क्या लिखते थे, जीरो लिखते थे, क्या लिखते थे भाई, जीरो आता था, क्या आता था, याद आ गया भाई सभी को, नहीं याद आ रहा, यस सर। याद आ गया यार। अरे यार ये फॉर्मूला भी डराइव कराया था मैंने, याद होगा तुम्हें, मैंने कहा था स्लोप निकाल लो, पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ए पॉइंट तुम्हारा x1 y1 है, बी तुम्हारा x2 y2 है, तो ए से पी का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, y माइनस y1 x माइनस x1 डिवाइड में, फिर पी बी का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, y माइनस y2 x माइनस x2, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट उनका डॉट प्रोडक्ट करो, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m1 m2 -1 आएगा, और फिर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ही पे ले जाओगे तो जीरो आ जाएगा। क्लियर है, माइनस का प्लस हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। वो इक्वेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने समझाया था कि ऐसे आती है। ठीक है, फिर अगर ऐसे आ जाए, कभी कभी इलिप्स या हाइपरबोला पे भी हो जाएगा, जैसे सर्कल पे हो गया तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा इतना तो पता होगा सभी को, मैंने वैसे नहीं कराया डिटेल में, हाइपरबोला इलिप्स सभी को ये तो पता है भाई। हाइपरबोला और इलिप्स में कुछ लाइक जो अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होती है, इलिप्स एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनका दो फिक्स पॉइंट, जिनको हम फोकस बोलते हैं F1 और F2, इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम सेम रहता है, याद है।
कांस्टेंट होता है, याद आ रहा है? Yes. और हाइपरबोला में क्या होता है? Difference. हाँ, Pf1 मतलब जो भी बड़ा होगा Pf1 माइनस Pf2 ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये होता है Q। और सर्कल में तो हमें पता है कि एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, वो सर्कल होता है। तो ये लोकस ही है, मतलब लोकस मतलब ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर कर्व बनाते हैं। तो कर्व में यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? एलिप्स बनेगा, इसमें हाइपरबोला बनेगा। पैराबोला में क्या होता है? एक फिक्स लाइन से फोकस तक का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से एक जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का क्या रहता है? सेम रहता है, तो उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो अगर मान लो ऐसा आ जाए z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो हो गया सर्कल, हाँ सर्कल वाला तो हो गया। अब ले रहा हूँ एलिप्स और हाइपरबोला वाला। तो अगर मान लो ऐसा लिखा z माइनस Z1 प्लस z माइनस Z2 इक्वल टू कुछ k दिया हुआ है जो कि कांस्टेंट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी से बता दो। और अगर ऐसे लिखा है z माइनस Z1 प्लस की जगह इस बार ले लिया भाई माइनस टू। पहले वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले वाला, Ellipse. दूसरे वाला। Hyperbola. ठीक है बेटा, मेरे सभी को ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को आया भी समझ में? Yes, sir. बड़ा Yes. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, एंगल आर्गुमेंट वाला और रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। कि मैंने वेक्टर समझा दिया, अब लेट्स से रोटेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ। सर हाँ बेटा। जो हमने ऊपर वो राइट ट्रायंगल वाला किया, हम्म। उससे हम ऐसे सीधा सर्कल नहीं मार सकते थे। हाँ लेकिन कौन सा सर्कल, ऐसा नहीं ना कोई सा भी सर्कल सर्कल के। लेकिन अब पहले वाले में तो हमें क्या होता था, जब z माइनस कोई z1 होता था इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया होता था तो हमें पता है कि उसका सेंटर क्या होगा। इसमें सेंटर तो नहीं पता ना हमें, तो इसमें क्या होगा, वो वाला सर्कल होगा जिसमें जिसमें हमारे ए और बी क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे डायमीटर के, तो इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर होगा। क्लियर है? यस। ठीक है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें तो यार सेंटर पता होता था, रेडियस भी पता होता था तो निकल जाता था। इसमें सिर्फ हमें ये पता है कि हाँ मतलब एक सर्कल पे लाई करेगा, बट सर्कल सर्कल के बारे में हम कुछ बताएंगे भी तो सही, कौन सा सर्कल, इसका सेंटर और रेडियस तो हमें दिख नहीं रहा है। इसमें जो हमने लिखा है उसमें सेंटर और रेडियस तो नहीं दिख रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा। मतलब ए और बी जो पॉइंट है उनका मिड पॉइंट मेरा सेंटर होगा, और उस मिड पॉइंट से लेकर ए तक का या बी तक का डिस्टेंस निकालोगे तो वो रेडियस होगा। ठीक है? और पहले जो हम करते थे z माइनस Z1 इक्वल टू कुछ लिख देते थे r, इसमें हमें पता है, इसमें हमें पता होता था कि यहाँ पर जो लिखा है रेडियस है और Z1 ही मेरा सेंटर होता था, याद है? ठीक है? यस। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो पॉइंटों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स मतलब हमने वेक्टर बनाया और उसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, न्यू जो वेक्टर निकलेगा वो क्या होगा। मतलब एक पॉइंट लिया हमने, फिक्स कर दिया Z1, मान लो मैंने फिक्स कर दिया, एक पॉइंट है P Z1, इसको मैंने फिक्स कर दिया, और यहाँ से एक पॉइंट लिया मैंने Q पॉइंट Z2, जिसको Z2 वेक्टर से Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ उसको मैंने घुमा दिया थोड़ा सा और ले गया मैं Z3 पॉइंट पे ले गया, Z3 ले लेते हैं R पॉइंट। कितना एंगल घुमाया, लेट्स से कितना एंगल घुमाया भाई, थीटा घुमा दिया। अच्छा थीटा की डायरेक्शन देख लो मैंने कैसे ली है। थीटा की डायरेक्शन मैंने पी क्यू से, मैं ऐसे कर रहा हूँ रोटेशन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पी क्यू से हम घुमा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन बाय थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लिया। मतलब मैंने थीटा अगर पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज मान रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। और क्या बना दिया हमने, पी आर बना दिया। ठीक है, तो लेट से कुछ कंडीशन गिवन होगी जिसमें मुझे आर पॉइंट निकालना होगा, या आर और क्यू गिवन होगा पी पॉइंट निकालना होगा, या पी और आर गिवन होगा तो क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो जो मैं कॉन्सेप्ट रोटेशन का बता रहा हूँ वो फॉर्मूला यूज होगा उन पॉइंट को या वो निकालने के लिए, अननोन वैल्यू को निकालने के लिए। तो वो कैसे यूज करा हमने, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर मुझे मैं ये कहूँ Z3 माइनस Z1, तो ये कौन सा वेक्टर है? Z3 पहले लिखा है, ध्यान से देखो, तो ये कौन सा वेक्टर है भाई? आरती आर पी, बिल्कुल ठीक है। डिवाइड कर दिया मैंने Z2 माइनस Z1 से, ये कौन सा है? क्यूपी ये हो गया QP। इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, Z3 माइनस Z1
डिवाइड बाय z2 माइनस z1 और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया e की पावर i थीटा। ये फॉर्मूला लिखा मैंने। अब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, समझा देता हूं, देखो कहां से आएगा। ऐसे समझो कि आपने एक वेक्टर को क्या करा, दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या करा, एक तरह से प्रोजेक्ट किया है। दिख रहा है भी सभी को? हमने क्या किया, पी क्यू वाले वेक्टर को पी आर पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पी आर निकाल रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। तो उसको ऐसे सोचो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिखाऊं तो ये ऐसे है ना, z3 माइनस z1 इक्वल टू क्या चल रहा है, z2 माइनस z1, नीचे उसका मॉड लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में किसका मॉड लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है भाई z3 माइनस z1 और e i थीटा। तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। ये जो होगा z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 माइनस z1, ये तो यूनिट वेक्टर निकल गया, ये ठीक है, यूनिट वेक्टर निकल गया जिसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी और एंगल कोई एक एंगल पे रोटेट हो रहा होगा। ये क्लियर है? मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, तो एक्स एक्सिस के साथ मतलब मान लो ये वाला एंगल बना रहा होगा कुछ, जो भी बन रहा है। फिर हमने क्या करा, उसमें हमने रोटेट किया बाय थीटा डिग्री रोटेट किया। तो थीटा डिग्री रोटेट करने पे हम कहां पहुंचेंगे, तो एंगल डायरेक्शन तो पता लग गई कहां पहुंचेंगे भाई, ये वाला एंगल प्लस थीटा एंगल यहां पहुंच जाएंगे हम, ये पता लग गया। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी तो होगा जो पी से लेकर आर तक है, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? और नहीं समझ में आता तो भाई ये फॉर्मूला बस याद रख लो, ठीक है भाई। z3 माइनस z1 है तो ऊपर भी मैग्नीट्यूड है उसका, z2 माइनस z1 है नीचे भी उसका मैग्नीट्यूड है, और e मल्टीप्लाई करना e i थीटा से। इसकी वैल्यू सभी को पता है ना कैसे लिखते थे, ये बताने की जरूरत है। इसकी वैल्यू क्या लिखते थे हम, ये तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, याद है? हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आएगा इसका, मतलब इसका मॉड जब भी निकालोगे 1 होता था। ये शॉर्ट में लिखने का एक तरीका था, यूलर फॉर्म बोलते थे इसमें, याद है? अब थीटा जो एंगल मैं बोल रहा हूं, थीटा किसके बीच में एंगल है, पी क्यू से पी आर जब मूव कर रहे हैं, तो यानी कि मूव कैसे कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं पी आर से पी क्यू लेता हूं तो फिर यहां पर थीटा की जगह क्या आएगा, प्लस थीटा आएगा या माइनस थीटा आएगा, क्या माइनस आ जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। तो ये याद रखना है कि जब हमने ऐसे करा तो ऐसे याद रखो, मतलब ये याद रखो कि ये वाला जो वेक्टर है आपका, ये आपका कौन सा वेक्टर है, फाइनल या टर्मिनल वेक्टर है, जो दूसरा हम निकाल रहे हैं, और ये कौन सा था हमारा, इनिशियल था। याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा कि भाई हम मूव कहां से कहां कर रहे हैं, तो ये याद रहेगा तुम्हें, z2 माइनस z1 से मूव कर रहे हैं z3 माइनस z1 पर। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, आया भी सभी को समझ में? बोलो भी सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो अगर मैंने ऐसे लिखा आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1, उसके नीचे लिख दिया z3 माइनस z1, तो तुम्हें ये तो याद आ रहा होगा, इसको ऐसे लिख देते थे आर्गुमेंट में, याद है? ब्रेक करके ऐसे लॉग की तरह से ऐसे ब्रेक कर देते थे, सॉरी लॉग ही लिख दिया मैंने। इससे लॉग का फॉर्मूला लगाते थे हम डिवाइड में, वही वाला आर्गुमेंट में लगाते थे, याद है? यस सर। तो ऐसे लिख देते थे z3 माइनस z1, ऐसा कुछ लिखते थे। ये फॉर्मूला याद होगा तुम्हें आर्गुमेंट का, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो z1 अपॉन z2, आर्गुमेंट निकाल रहे हो तो z2 में से z1 माइनस कर देते थे। तो हमने पहले वाले में से दूसरे वाले को आर्गुमेंट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मान लो ये तुम्हें दिया हो, लेट्स से दे रखा हो क्या, π/6 दे रखा हो, तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, मतलब हम z1 z2 कैसे बनाएं, फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर में ऐसे बनाएंगे इसको, फिगर में कैसे बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस नहीं बनाते, वैसे ही बना देते हैं। लेट्स से ये पॉइंट है ओरिजिन नहीं मानते भी, क्योंकि हम तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में से बताओ कि कौन सा कॉमन पॉइंट है, z1 है ना, तो बेसिकली z1 से ओरिजिनेट हो रहे हैं दोनों के दोनों, और π/6 है तो π/6 मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मुझे बता दो ये p है, ये q है और ये r है, मुझे बस q और r बता दो, q तुम्हारा z2 है या z3 है, सॉरी 30 डिग्री है, π/6 30 डिग्री। तो q बता दो तुम्हारा कौन सा है, z2 है या z3? अभी मैंने ऊपर बताया था फाइनल अपॉन इनिशियल, बताओ भाई। Z3 होगा, ठीक है, वेरी गुड। और Z2 भाई ये होगा। क्लियर है सभी को? Yes. किसी को पहचानने में दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया? ठीक है, यस। और ये एंगल लिखा हुआ है π/6 पॉजिटिव वाला। अगर बाई चांस ये होता
-5/6, फिर क्या हो जाता दोनों में, जो आपका r है वो q बन जाता और q r बन जाता, क्लियर है, उल्टा हो जाता फिर। Yes, sir. तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि प्लस वाला एंगल है तो भाई एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, क्लॉकवाइज है तो भाई माइनस में होगा, क्लियर। Yes, sir. तो इतना याद रखना है, फिर थोड़ा सा और नेक्स्ट क्लास में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर दूंगा, इतनी बातें तो दिमाग में रहेंगी सारी की सारी जो बताइए आज। Yes, sir. यस सर। बहुत Yes, आराम से कराया मैंने, बहुत आराम से कराया। कई बार तो ऐसा हो जाता है इतनी सी बातों पे क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी सारे जब हम कराऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा तो आप थोड़ा सा खुद भी आइडिया ले लोगे कि यार 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक पे आ रहे हैं, तो उन्हीं पे मेरा फोकस होगा, ठीक है। कराने को तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अभी जितना बताया मेरे ख्याल से उस पर माइंड मैप बना लेना, आज ही एक बार माइंड में ना मतलब सारी चीजें कनेक्ट कर लेना क्या क्या है। अच्छा मैं नोट्स जो बेटा अपलोड कर रहा हूँ, एक चीज बता देता हूँ, नोट्स जो अपलोड कर रहा हूँ तुम्हारा जो ड्राइव फोल्डर होगा जो तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर रखा है, उसमें रिविजन नाम से मैंने एक बनाया, रिविजन PYQ क्वेश्चंस डिस्कशन वाला एक फोल्डर, तो उसमें जाकर देखना, अब सारे उसी में डाल रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। Clear है? यस okay sir. और मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं डालूंगा, हेडिंग क्या डाल दूंगा, आज की डेट डाल दूंगा, और टॉपिक जो करा है वो डाल दूंगा कि अभी डेट आज की कि आज कॉम्प्लेक्स नंबर करा है डिस्कस, ठीक है। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो ये अभी अपलोड कर दूंगा, हमेशा मैं क्लास के बाद अपलोड करूंगा, तो आप तभी मतलब सोने से पहले एक बार उसको तो गो थ्रू जरूर कर लिया करो कि क्या करा हमने, ठीक है भाई। यस चलो थैंक यू Yes. बेटा, Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. थैंक यू बेटा।